तो नमस्कार दोस्तों। तो अभी अपन शुरू करेंगे एसीएफ इन्वायरमेंट में अपनी जो 8वीं यूनिट चल रही है उसमें 8वीं यूनिट में आज अपने जो टॉपिक रहेंगे वो पहला तो जो आपके एक टॉपिक से अलग है, ईआईए से संबंधित सिद्धांत कौन से हैं ये अपन देखेंगे। ईआईए से संबंधित सिद्धांत होते हैं, किन सिद्धांतों से ईआईए का निर्माण हुआ है वो सिद्धांत अपन देखेंगे। हालांकि वो सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी एग्जाम में अगर आ जाए तो आपको थोड़ा सा याद रखना है। फिर इसके बाद में अपन देखेंगे कि ईआईए जो प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेंट्स या स्टेक होल्डर कौन से होते हैं, यानी उसमें कौन कौन भाग लेते हैं ईआईए प्रोसेस में। और साथ में ही एक टॉपिक अपना इसमें रहेगा आपके रेगुलेशन एंड स्टेटस ऑफ ईआईए इन इंडिया। भारत में ईआईए का रेगुलेशन किस प्रकार होता है और उसका स्टेटस क्या है इसको अपन देखेंगे। तो उसको देखने से पहले अपन एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका माधव गोडगिल समिति व के कस्तूरी रंगन समिति किससे संबंधित है। ये हालांकि ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, जो आपकी पहली या दूसरी यूनिट है उसमें ये मैंने कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन करवाया है। माधव गोडगिल समिति व के कस्तूरी रंगन समिति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है संवैधानिक सुधारों से संबंधित, ऑप्शन बी है गंगा एक्शन प्लान से संबंधित, ऑप्शन सी है नदी जोड़ परियोजना से संबंधित और ऑप्शन डी है पश्चिमी घाट से संबंधित। ये 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन के आधार पर आपको आंसर इसका देना है। सभी को आंसर, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सबको इसका आंसर देना है। ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं ये क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। इसके अलावा जो कम्युनिटी पोस्ट की जाती है उसके भी आप आंसर दिया करो, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन जो है वो सिलेक्टेड क्वेश्चन ही मैं पोस्ट करता हूं। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आप आंसर सभी दीजिएगा पॉजिटिवली। अब अपन देखेंगे ईआईए के प्रेरक सिद्धांत। ईआईए के प्रेरक सिद्धांत ऐसे कौन से सिद्धांत हैं जिसके द्वारा ईआईए जो प्रक्रिया शुरू हुई है पूरे विश्व में। जैसे अपन ने कल देखा था ईआईए की हिस्ट्री अपन ने देखी थी कि अमेरिका से ये शुरू हुआ 1969 में और अमेरिका में 1 जनवरी 1970 को ये लागू हुआ। भारत में 1976-77 से ये शुरू हुआ और किस प्रकार इसमें परिवर्तन आए, 1992 में क्या परिवर्तन आए, फिर इसके बाद 2006 में क्या अधिसूचना जारी की गई। तो ये जो ईआईए है इसके सिद्धांत है। इसके सिद्धांत में पहला है इसका प्रेरक तत्व है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जवाबदेहिता। जब भी कोई प्रोजेक्ट लागू होता है, कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो वो इन्वायरमेंट को डिग्रेड करता है, तो उसके प्रति जवाबदेहिता होनी चाहिए। किसी न किसी कंपनी की होनी चाहिए या फिर गवर्नमेंट की उसके प्रति जवाबदेहिता होनी चाहिए, या किसी भी संस्था जो है वो उसके प्रति जवाबदेह होता है। दूसरा है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी मतलब विश्वसनीयता। ये जो ईआईए बनता है इसकी विश्वसनीयता भी होनी चाहिए। ईआईए जो प्रोसेस बनती है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की जो प्रक्रिया होती है उसकी विश्वसनीयता भी होनी चाहिए। अगर वो विश्वसनीय नहीं है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तीसरा आपके कॉस्ट इफेक्टिव। लागत प्रभावी, यानी जो ईआईए की जो प्रक्रिया है वो कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। उसका मतलब ये नहीं है कि बहुत अधिक कॉस्ट उसकी आ जाए जिसके कारण प्रोजेक्ट पे उसका प्रभाव पड़े। तो इसलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होनी चाहिए ताकि जो कंपनियां हैं वो सारी इस प्रोसीजर को फॉलो करें। इसलिए ईआईए जो प्रोसेस है वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होनी चाहिए। चौथा है इसमें सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब यह है कि इसमें निश्चितता भी होनी चाहिए। जो ईआईए की जो रिपोर्ट तैयार की जाती है कि पर्यावरण इस
परियोजना के कारण कितना प्रदूषित होगा, तो उसकी कोई निश्चितता भी होनी चाहिए। उसका मतलब ये नहीं है कि रिपोर्ट कुछ भी रिपोर्ट तैयार कर दी, तो रिपोर्ट ऐसी होनी चाहिए जो भविष्य में होने वाले नुकसान को लगभग उसका आइडिया हो जाए कि इतना नुकसान इससे हो सकता है और उसकी भरपाई अपन किससे करेंगे। तो जो EIA रिपोर्ट है उसकी सर्टेनिटी भी होनी चाहिए, तभी वो फायदेमंद है, अन्यथा उसका कोई मतलब नहीं है। पांचवा है आपके फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब इसमें लचीलापन होना चाहिए। लचीलेपन का मतलब यह है कि जो नियम तैयार किए गए हैं वो उनमें लचीलापन होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर कहीं पे नियमों में परिवर्तन करना पड़ जाए या फिर ऐसी स्थिति आ जाए कि पर्यावरण ज्यादा प्रदूषित हो रहा है, तो उस स्थिति में अपने को नए स्टेप क्या लेने हैं, तो उस संबंध में इसमें लचीलापन भी होना चाहिए, ताकि नई जो पॉलिसी है वो अपन समय और स्थिति के अनुसार नई पॉलिसियां उसको लागू कर सके। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। छठा है प्रैक्टिकेबिलिटी। व्यवहार्यता। जो EIA रिपोर्ट तैयार की गई है या फिर जो सजेशन दिए गए हैं, वो सजेशन जो होने चाहिए, जो सुझाव दिए गए हैं वो व्यवहारिक भी होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि जो लिख दिया वही सही है। जो चीज व्यवहारिक होगी वही आगे जाके भविष्य में लागू हो पाती है और उसी के सुखद परिणाम अपने को मिलते हैं। इसलिए इसकी व्यवहारिकता भी होनी चाहिए। व्यवहारिकता अगर नहीं है तो फिर वो चीज थोड़े समय के लिए होगी, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा और इससे बिना काम समय भी खराब होगा और जो अमाउंट है, जो बजट है, वो भी कंपनी का बढ़ता जाएगा। इसलिए इसकी व्यवहारिकता भी होनी चाहिए, जन समुदाय को भी इसका फायदा होनी चाहिए। तो इसकी व्यवहारिकता होनी आवश्यक है। इसके अलावा इसमें पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। सातवां पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन का मतलब है भागीदारी। जो जन समुदाय है उसकी भी भागीदारी इसमें होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि EIA आपने लागू कर दिया लेकिन जन समुदाय से आपने इससे संबंध में कोई चर्चा नहीं की, क्योंकि जहां पे जो प्रोजेक्ट लगता है वहां के स्थानीय जो समुदाय होता है उसको सबसे ज्यादा उसका नुकसान होता है और उसके कारण उनकी लाइफ जो है वो धीरे धीरे उस प्रोजेक्ट की वजह से वो जो स्थानीय लोग हैं वो बुरे तरीके से प्रभावित होते हैं। इसलिए उनकी भी भागीदारी इसमें होनी आवश्यक है। आठवां इसमें है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है पारदर्शिता। जो नियम बनाए गए हैं या फिर जो प्रक्रिया शामिल की गई है उसमें पारदर्शिता भी होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज को गुप्त रख लोगे। वो चीज जो है जन समुदाय के सामने भी ओपन होनी चाहिए। कंपनी क्या नियम बना रही है और किस आधार पर वो अपनी नेक्स्ट स्टेप लेगी, परियोजना पूरी होने के पश्चात किस प्रकार पर्यावरण जो प्रदूषित हुआ है उसको वापस रिकवर किया जाएगा, उसके संबंध में सारे जो नियम हैं वो सभी नियम सभी लोगों के सामने उजागर होने चाहिए। पारदर्शिता इसमें होनी चाहिए। सारे डाटा जो है वो ऑनलाइन होने चाहिए। जितनी भी नीतियां हैं वो सबके सामने स्पष्ट होनी चाहिए। तो EIA के ये प्रेरक सिद्धांत है। पहला कौन सा है? अकाउंटेबिलिटी। दूसरा कौन सा है? क्रेडिबिलिटी। तीसरा है कॉस्ट इफेक्टिव। चौथा है सर्टेनिटी। फिर फ्लेक्सिबिलिटी, फिर प्रैक्टिकेबिलिटी, पार्टिसिपेशन, ट्रांसपेरेंसी। तो ये सारी चीजें हैं। ये चीजें जब सही तरीके से लागू होंगी तभी EIA की व्यवहारिकता बनी रहती है। अब अपन देखेंगे स्टेक होल्डर्स और पार्टिसिपेटर ऑफ EIA प्रोसेस। EIA की जो प्रोसेस है उसमें कौन कौन भागीदार होता है? तो EIA की प्रोसेस में भागीदार आपके
पहला तो वो होगा जो प्रोजेक्ट लगाएगा, जो प्रोजेक्ट लगाता है वो इसमें भागीदार होगा। कोई कंपनी हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, सरकार हो सकती है। तो पहला तो इसमें डेवलपर जो प्रोजेक्ट लगाता है। दूसरा, प्रोजेक्ट लगाने के वाले की तरफ से जो EIA की प्रक्रिया अपनाएगा उसके विशेषज्ञ होने चाहिए। विशेषज्ञ इसके भागीदार होते हैं, क्योंकि पर्यावरण से संबंधित विशेषज्ञ ही अनुमान लगाएंगे कि प्रोजेक्ट जो है उसका उस पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ेगा। तो EIA के जो भागीदार होते हैं इसमें विशेषज्ञ होते हैं। तीसरा, इसमें प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड, जो कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो सकता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पोल्यूशन बोर्ड हो सकता है, या फिर जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, टेरिटोरी हैं, उनके जो पोल्यूशन बोर्ड हैं वो हो सकते हैं इसके भागीदार। फिर इसमें जन समुदाय जो है उसकी भागीदारी तो सबसे इम्पोर्टेंट है, जन समुदाय। इसके अलावा इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी जो होगी वो इसकी भागीदार होती है। और साथ में ही इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज और आपके इन्वायरमेंट जो है ये मंत्रालय इसका भागीदार होता है। तो इसमें भागीदार कितने हैं आपके? 6 भागीदार हैं। पहला कौन सा है? जो प्रोजेक्ट लगाता है, डेवलपर, प्रोजेक्ट लगाने वाला डेवलपर। दूसरा, प्रोजेक्ट लगाने वाले डेवलपर की तरफ से जो आपके EIA की रिपोर्ट तैयार करता है उसके विशेषज्ञ। तीसरा, आपके प्रदूषक नियंत्रण बोर्ड, जो कि राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार या फिर जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके नियंत्रक बोर्ड हो सकते हैं। फिर इसमें आपके जन समुदाय शामिल होता है। फिर आपके 5वां नंबर का जो इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी है वो शामिल होती है। और फिर आपके पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ये इसमें पार्टिसिपेट होते हैं। पहला है कौन सा? डेवलपर या प्रोजेक्ट लगाने वाला। कौन हो सकता है? कंपनी हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, या फिर गवर्नमेंट खुद भी हो सकती है। दूसरा आपके इसमें हो सकता है प्रोजेक्ट पर, ये जो डेवलपर होता है इसकी तरफ से EIA रिपोर्ट तैयार करने वाला विशेषज्ञ। तो EIA रिपोर्ट तैयार करने वाले विशेषज्ञ इसमें शामिल होते हैं। तीसरा, आपके प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड, राज्य और या फिर केंद्र। चौथा, जन समुदाय, पब्लिक जो होगी वो इसमें भागीदार होगी। फिर आपके इसमें इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी, जो यह निर्धारित करेगी कि किसी परियोजना के कारण कितना प्रभाव पर्यावरण पर पड़ सकता है। छठा, आपके मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये इसके भागीदार होते हैं। पहला कौन सा है? डेवलपर है। दूसरा है EIA रिपोर्ट तैयार करने वाले विशेषज्ञ हैं। तीसरा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। चौथा, जन समुदाय है। पांचवा, इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी है। और छठा है मंत्रालय, जो पर्यावरण से संबंधित है। तो ये इसके कौन है? पार्टिसिपेटर हैं, भागीदार हैं। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। अब अगर इसको 3 भागों में बांटें तो इसमें डेवलपर, पहला तो है आपके डेवलपर, दूसरा है गवर्नमेंट
और तीसरा कौन सा है, जन समुदाय। ये तीन इसके भागीदार होते हैं, गवर्नमेंट, जन समुदाय और डेवलपर। तो डेवलपर में कौन सा आएगा, डेवलपर में क्या आता है, कोई कंपनी आती है, इंडिविजुअल आता है, या फिर इंडिविजुअल आएगा, या फिर इसमें गवर्नमेंट खुद आ सकती है। और डेवलपर के साथ में विशेषज्ञ भी आते हैं जो कि EIA के संबंध में कंपनी को राय देते हैं। गवर्नमेंट में कौन कौन आता है, तो गवर्नमेंट में आपके स्टेट पोल्यूशन बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, साथ में ही आपके पर्यावरण मंत्रालय, और अप्रूवल कमेटी, जन समुदाय में कौन आएगा, तो स्थानीय लोग, या फिर कोई NGO हो सकता है, या फिर कोई संस्था हो सकती है। तो स्टेक होल्डर या पार्टिसिपेटर और EIA, ये मुख्य रूप से तीन होते हैं। ये तीन पार्टिसिपेटर मुख्य रूप से EIA के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक अपना है, नेक्स्ट अपना टॉपिक है रेगुलेशन एंड स्टेटस ऑफ EIA इन इंडिया। रेगुलेशन एंड स्टेटस ऑफ EIA इन इंडिया। भारत में आपके 14 सितंबर 2006 को एक अधिसूचना जारी की गई थी, और इस अधिसूचना में EIA के संबंध में बताया गया था। EIA के संबंध में 14 सितंबर 2006 को अधिसूचना जारी की गई। इससे पहले भी 1994 में जारी की गई थी, लेकिन उसमें और इसमें क्या फर्क है, दोनों में ये फर्क है कि 2006 की जो अधिसूचना जारी की गई थी, उस अधिसूचना में EIA का विकेंद्रीकरण कर दिया गया था, यानी उसमें राज्य सरकारों को भी कुछ अधिकार दे दिए गए थे। उससे पहले जितने भी EIA की प्रोसेस थी वो केंद्र सरकार के द्वारा ही की जाती थी। तो 2006 में क्या हुआ, जो प्रोजेक्ट हैं उनको दो भागों में बांट दिया, कैटेगरी A प्रोजेक्ट और कैटेगरी B1 और B2 प्रोजेक्ट। तो कैटेगरी B जो है उसको दो भागों में, B1 और B2 दो भागों में बांटा, वो राज्य सरकार के कंट्रोल में दे दिया गया। EIA का विकेंद्रीकरण 2006 में किया गया। कब किया गया, 2006 में किया गया। और प्रोजेक्ट जितने भी थे उनको दो भागों में बांटा, प्रोजेक्ट को दो भागों में बांटा, कैटेगरी A प्रोजेक्ट और दूसरा है कैटेगरी B प्रोजेक्ट। इस B को भी फिर आगे B1 और B2 में दो भागों में इसको बांट दिया। इस प्रकार 2006 में इसका विकेंद्रीकरण किया गया। किसी भी परियोजना के इन्वायरमेंट क्लियरेंस के लिए 3 स्तर होते हैं। किसी भी परियोजना के इन्वायरमेंट क्लियरेंस हेतु 3 स्तर हैं।
पहला है आपके केंद्र स्तर पर सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा है राज्य स्तर पर और तीसरा है जिला स्तर पर। ये 3 इसके स्तर है। केंद्र स्तर पर जो अप्रूवल देता है वो आपके मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। यहां केंद्र सरकार पे ये जब वो रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो उसके बाद में सबसे लास्ट में ये इसको अनुमोदित करता है। राज्य स्तर पर SEIAA स्टेट लेवल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असिस्टमेंट एजेंसी, स्टेट लेवल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी। कहां पर? राज्य स्तर पर। और जिला स्तर पर DEIAA डिस्ट्रिक्ट लेवल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी। तो ये 3 स्तर होते हैं। EIA की शुरुआत अगर देखें तो भारत में 76-77 में हो गई थी, लेकिन विस्तृत रूप से जो फायदा हुआ वो 14 सितंबर 2000 की अधिसूचना में होता है। इसमें क्या किया, विकेंद्रीकरण कर दिया, और विकेंद्रीकरण के साथ ही प्रोजेक्ट को 2 भागों में बांटा, कैटेगरी ए प्रोजेक्ट और कैटेगरी बी प्रोजेक्ट। कैटेगरी बी प्रोजेक्ट को फिर वापस 2 भागों में, कैटेगरी B1 और B2 में। फिर आपके जो अनुमोदन होता है किसी भी परियोजना का कि वो परियोजना लगाने लायक है या नहीं लगाने लायक, तो उसके लिए 3 स्तर हैं, केंद्र स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर पर। केंद्र स्तर पर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट हो गया, राज्य स्तर पर SEIA स्टेट लेवल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी, जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी। तो ये इसके स्तर हैं। IAA और DEIAA में क्या प्रावधान है? SEIAA और DEIAA। इसके अलावा एक 2019 में ही जीरो ड्राफ्ट गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है। वो जीरो ड्राफ्ट जो है वो सभी राज्यों को प्रेषित किया गया है ताकि उसके संबंध में सुझाव मांगे जा सके। और ये जो आपके EIA है उसमें कुछ परिवर्तन किया जा सके, इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ सुझाव मांगे हैं। उसमें से भी कुछ जो टॉपिक हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, और उसकी जो विस्तृत अधिसूचना है भारत सरकार की जो गजेट में जारी की गई है वो मैं आपको टेलीग्राम का जो अपना चैनल है दक्ष साइंस क्लासेज उस पर उपलब्ध करा दूंगा। उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं वो मैंने अंडरलाइन कर रखी हैं, उसको आपको देखना है। स्टेट SEIAA स्टेट लेवल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट एजेंसी। ये जो एजेंसी है स्टेट लेवल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी। ये जो एजेंसी है ये पर्यावरण संशोधन 1986 जो जारी किया गया था अधिसूचना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 था उसमें यह बताया गया है कि एक स्टेट लेवल
इन्वायरमेंट इम्पैक्ट एजेंसी गठित की जाएगी और वो जो है उसमें 3 सदस्य होंगे। ये जो SEII है इसमें 3 सदस्य होंगे। 3 सदस्यों में एक अध्यक्ष होगा और इसमें 2 सदस्य होंगे। कार्यकाल इनका रहेगा 3 वर्ष। कार्यकाल इनका कितना? 3 वर्ष रहता है। तथा इसका गठन कौन करेगा? इसका गठन करती है केंद्र सरकार। गठन कौन करेगा? केंद्र सरकार इसका गठन करती है। इसमें जो सदस्य होते हैं उनकी आयु जो होती है वो 17 वर्ष होती है। इसके अलावा इनमें कई एक्सपीरियंस भी चाहिए होते हैं, जैसे रिलीवेंट क्षेत्र में 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। SEII स्टेट लेवल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट एजेंसी में 3 सदस्य होंगे, कार्यकाल 3 वर्ष होगा और गठन कौन करेगा? केंद्र सरकार करती है। इसी प्रकार DEIAA डिस्ट्रिक्ट लेवल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी, इसका गठन भी केंद्र सरकार ही करती है। गठन कौन करती है? केंद्र सरकार। इसमें जो सदस्य होते हैं वो कुल 4 होते हैं। 4 में एक अध्यक्ष होगा जो कि जिला कलेक्टर होता है और 3 अन्य सदस्य। 3 अन्य सदस्यों में से 2 सदस्य जो होने चाहिए वो आपके जिले के वरिष्ठ पर्यावरण अधिकारी होने चाहिए। वरिष्ठ उपखंड जिला उपखंड पर्यावरण अधिकारी। फॉरेस्ट का कोई अधिकारी इसमें होना चाहिए। वरिष्ठ सीनियर डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, सीनियर डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर इसमें शामिल होना चाहिए। तो ये DEIA का गठन भी कौन करता है? केंद्र सरकार ही करती है। DEIA जो है वो B2 कैटेगरी के प्रोजेक्ट देखती है, जबकि ये B1 कैटेगरी के प्रोजेक्ट को देखती है। अब इसी में एक होता है एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी का कार्य है किसी भी प्रोजेक्ट जो हुआ है उसका अनुमोदन करना। कार्य क्या है? प्रोजेक्ट का अनुमोदन करना। एक्सपर्ट होते हैं, इसमें एक्सपर्ट शामिल होते हैं जो प्रोजेक्ट के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में दिशा निर्देश जारी करते हैं, उस पर अध्ययन करते हैं। तो इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला स्तर पर, केंद्र स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर, इस स्तर पर ये गठित किए जाते हैं। केंद्र स्तर पर एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी, एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी जिसका गठन कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। गठन केंद्र सरकार। कार्यकाल इसका कितना होता है? कार्यकाल 3 वर्ष होता है। कार्यकाल कितना होगा इसका? 3 साल होता है। गठन कौन करेगा? केंद्र सरकार करती है। और कैटेगरी ए के जो प्रोजेक्ट हैं वो इसमें शामिल होते हैं। कैटेगरी ए प्रोजेक्ट जो है वो इसमें शामिल होते हैं। उसके संबंध में ये राय देता है एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी, जो केंद्र सरकार के कैटेगरी ए प्रोजेक्ट के तहत आते हैं। बी में इसमें डिस्ट्रिक्ट अप्रेजल कमेटी,
डिस्ट्रिक्ट अप्रेजल कमेटी क्या करता है, गठन कौन करेगा, केंद्र सरकार ही करती है, केंद्र सरकार, कार्यकाल वही 3 साल होता है, और B1 प्रोजेक्ट पर ये अपनी रिपोर्ट देता है। कौन से प्रोजेक्ट पर, जो B1 कैटेगरी के जो प्रोजेक्ट हैं उन पर ये अपनी रिपोर्ट देता है। फिर है राज्य स्तर पर स्टेट लेवल अप्रेजल कमेटी, स्टेट लेवल अप्रेजल कमेटी जो है वो सेम EAC के अनुसार ही होती है। सॉरी, यहां पे ये क्या है, ये B2 है। B2 प्रोजेक्ट पर ये डिस्ट्रिक्ट अप्रेजल कमेटी रिपोर्ट देती है, और राज्य स्तर पर B1 कैटेगरी प्रोजेक्ट के लिए ये जो B1 कैटेगरी है ये अपनी रिपोर्ट देती है। इस प्रकार अप्रेजल कमेटी जो है वो भी 3 स्तर की होती हैं, स्टेट लेवल, राज्य स्तर और जिला स्तर पर। इनकी मीटिंग प्रति माह होती है इनकी मीटिंग, और वो जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन पे अपनी राय देती है। अब जो जीरो ड्राफ्ट गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में पेश किया गया है, जीरो ड्राफ्ट ऑन EIA, उसमें जो EI है उसकी 4 प्रोसेस बताई, 4 स्तर बताए हैं। जैसे अपन ने कल 9 स्तर पढ़े थे, उसी प्रकार इसमें 4 स्तर बताए गए हैं। EIA के स्तर किसके आधार पर, जीरो ड्राफ्ट के आधार पर। जीरो ड्राफ्ट के आधार पर EIA के 4 स्तर बताए गए हैं। पहला है स्कोपिंग, पहला कौन सा है, स्कोपिंग। तो इस स्कोपिंग जो है इसमें यह निर्धारित किया जाता है कि EIA किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। दूसरा आपके है, दूसरा जो स्तर है वो आपके है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट रिपोर्ट, और साथ में ही इन्वायरमेंट मैनेजमेंट जो प्लान तैयार किया जाता है, उस दूसरा स्टेप वो है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट रिपोर्ट व इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान। तीसरा क्या है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट रिपोर्ट और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट है, और इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान। तीसरा है जन सुनवाई, तीसरा क्या है, जन सुनवाई है। और चौथा आपके है निर्णय यानी डिसीजन देने वाली स्टेप, जिसे बोलते हैं अप्रेजल। इसमें क्या होता है, इसमें अनुमोदन कर दिया जाता है, ये फाइनल स्टेज है। तो ये 4 स्टेप बताई गई हैं जीरो ड्राफ्ट में। तो हो सकता है कि एग्जाम में आपके पूछ लिया जाए कि जीरो ड्राफ्ट में कितनी स्टेप बताई गई हैं, तो 4 स्टेप इसमें बताई गई है। इसी प्रकार जो जीरो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसमें यह बताया गया है जो बेसलाइन जो रिपोर्ट तैयार की जाएगी, बेसलाइन जो डाटा होंगे वो 3 वर्ष तक वैध होते हैं। अब ये तो आपको ध्यान होगा, कल के लेक्चर में अपने ने बताया था कि बेसलाइन डाटा क्या होते हैं। बेसलाइन डाटा का मतलब है कि प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले पर्यावरण की क्या स्थिति थी, उसी को बेसलाइन डाटा कहते हैं। तो वो जो डाटा है वो 3 वर्ष पुराने अधिक नहीं होने चाहिए। 3 वर्ष से ज्यादा पुराने डाटा बेसलाइन डाटा नहीं होने चाहिए। इसी प्रकार एक टर्म ऑफ रेफरेंस जो शुरुआती स्टेप होती है स्कोपिंग, उसमें काम आते हैं। टर्म ऑफ रेफरेंस जो है वो वैसे तो 3 वर्ष है,
उसकी अवधि कितनी है, 3 वर्ष। लेकिन नदी घाटी परियोजना और जल विद्युत परियोजनाएं, हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट हैं, उनको इसमें 1 वर्ष अधिक की छूट दी गई है। नदी घाटी परियोजना और हाइड्रो इलेक्ट्रो प्रोजेक्ट, इसमें कितना है, 4 वर्ष का समय इसमें दिया गया है। यानी टर्म ऑफ रेफरेंस जो है वो 4 वर्ष तक वैध मानी जाएगी। किसके लिए, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट हैं और नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित जो प्रोजेक्ट हैं उनमें ये 4 वर्ष पुरानी मानी जाएगी। तो EIA के स्तर अपन ने देखे, बेस लाइन डाटा कितने, 3 वर्ष तक वैध होंगे और टर्म ऑफ रेफरेंस जो है वो भी 3 वर्ष तक वैध होते हैं। लेकिन नदी घाटी परियोजना और हाइड्रो इलेक्ट्रो प्रोजेक्ट जो होंगे वो 4 वर्ष तक ही टर्म ऑफ रेफरेंस उसका मान्य होगा। कल अपन ये देखेंगे कि इसमें पब्लिक का EIA में क्या योगदान है और उसका क्या प्रोसीजर रहता है। साथ में ही कैटेगरी A प्रोजेक्ट और कैटेगरी B प्रोजेक्ट को भी अपन देखेंगे और इस यूनिट का अपन समापन कल